डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी के महोबा में दो बीजेपी नेताओं में ठनी। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को रोका काफिला। खोदी गई सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। कहा 19 मार्च को हिंदू नववर्ष के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति राम मंदिर परिसर में 400 श्रमिकों को करेंगी सम्मानित। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को दिया जाएगा मुफ्त सैनिटरी पैड। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में होगी यह सुविधा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन का रुख करेंगे जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर देश ने राष्ट्रपिता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली स्थित राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान राष्ट्रपिता के आदर्शों, सत्य और अहिंसा के संदेश को याद किया गया। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राजघाट पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह श्रद्धा में रहा। देश भर में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों, प्रार्थना सभाओं और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जहां गांधी जी के जीवन दर्शन और उनके संघर्षों को याद किया गया। नेताओं ने कहा कि बापू का जीवन आज भी देश के लिए मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर भी बापू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी का स्वदेशी पर जोर विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की नींव है। पीएम ने कहा कि बापू का व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पहले गोवा दौरे के दौरान संगठन को चुनावी मोड में लाने का स्पष्ट संदेश दिया। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके पहुंचते ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नाइक और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे पणजी स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्साह और एकजुटता का जोर दिया। दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी की कोर कमेटी की अहम बैठक की अध्यक्षता की। करीब आधे घंटे चली इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ बढ़ाने और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नाइक समेत पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नितिन नवीन दक्षिण गोवा में भी पार्टी बैठकों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह दौरा संगठन में नई ऊर्जा भरने वाला साबित होगा और चुनावी रणनीति को और धार देगा। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि यह सक्रियता राज्य में आगामी चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम है। पंजाब दौरे पर पहुंचे दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सियासी माहौल गर्मा दिया। चंडीगढ़ में उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 फरवरी को प्रस्तावित पंजाब दौरे को लेकर चर्चा की। सिरसा ने इस दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा हिंसा और टकराव की राजनीति की है, जिससे पंजाब विकास की दौड़ में पीछे चला गया। उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर प्रदेश को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। सिरसा ने आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल को भी सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका दावा था कि सरेआम गोलीबारी और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे प्रदेश में भय का माहौल है। पंजाब को विशेष पैकेज देने की मांग पर सिरसा ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर राज्य को मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब तक पंजाब सरकार में अरविंद केजरीवाल का हस्तक्षेप रहेगा, तब तक हालात सुधरना मुश्किल है। सिरसा के इन बयानों ने पंजाब की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।
ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हुए हमले की घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तुरंत संज्ञान लिया है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यह जानकारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुए हाल के हमलों और अब यह हमला ये हमें बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे और इन्हें हर हाल में रोका जाएगा। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन कश्मीर के लोग देश के दूसरे हिस्सों में डर के साए में जी रहे हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह हर जरूरी कदम उठाएगी ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। साथ ही सरकार ने उम्मीद जताई कि गृह मंत्रालय भारत सरकार भी दूसरे राज्यों को इस बारे में जागरूक करेगा। दरअसल देहरादून के विकास नगर थाना क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवकों को उनके नाम और पते पूछकर पीटा गया। यह घटना मंगलवार शाम को चौकी बाजार के पास हुई, जब दोनों नाबालिग युवक एक दुकान से चिप्स लेने गए थे। स्थानीय युवकों ने उनकी भाषा और पहनावे को देखकर उनसे पूछताछ पहचान पूछी। जब उन्होंने बताया कि वे कश्मीर से हैं, तो हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने आरोप लगाया कि तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा है, अब फिर उन्हें पीटा। हमले में एक युवक की हालत गंभीर है, जिसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है और सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। घायल को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में दून अस्पताल रेफर किया गया। जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा की है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जेकेएसए ने इसे सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग और भीड़ द्वारा दी गई हिंसा करार दिया और कहा कि मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले कमजोर वर्गों के खिलाफ नफरत और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 517/25 धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां करना अथवा उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करना विधि के अनुरूप नहीं है। ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 2026-2027 के बजट पूर्व गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य आगामी बजट को लेकर गहन विचार विमर्श करना और नीतिगत दिशा तय करना है। वित्तीय विभाग के सचिव और संबंधित अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। सभी अधिकारियों और मंत्रियों ने बजट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और राज्य के विकास एवं वित्तीय योजना पर सुझाव साझा किए। गोष्ठी में विशेष रूप से राजस्व वृद्धि, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और सामाजिक कल्याण पर फोकस किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच पर पहुंचकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अधिकारियों को आगामी बजट में आर्थिक स्थिरता, विकास और जनहितकारी योजनाओं पर जोर देने की दिशा में मार्गदर्शन दिया। इस बैठक में उठाए गए सुझाव और विचारों को अंतिम बजट तैयारी में शामिल किया जाएगा।
रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रगति डिजिटल पोर्टल को एक नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बताया है। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रगति प्लेटफॉर्म पर इस बदलाव का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म कथनी और करनी में समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करता है तथा मिनिमम गवर्नेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा को साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से अब तक देश भर में 85 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 3,300 से अधिक परियोजनाओं को गति मिली है। प्रधानमंत्री स्वयं मुख्य सचिवों और केंद्रीय सचिवों के साथ 50 से अधिक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें कर चुके हैं, जिससे लंबित परियोजनाओं और जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान संभव हुआ है। इसके जरिए एक देश एक राशन कार्ड, पीएम आवास, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत समेत 61 योजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी प्रगति पोर्टल का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। राज्य में 99 राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें 6.11 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। छत्तीसगढ़ से जुड़े 200 मामलों में से 183 का समाधान किया जा चुका है, जिनमें 91% से अधिक समाधान दर हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट, लारा सुपर थर्मल पावर और सड़क रेल परियोजनाओं को प्रगति से नई रफ्तार मिली है, जिससे विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। ध्यान नहीं जाता था और रेट लतीफी के कारण समय पर जनता को उसका लाभ भी नहीं मिलता था और उसके लागत में भी बढ़ोतरी हो जाती थी और कई तरह से गड़बड़ी भी होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म लाकर उसका सारा समाधान किया है और इसमें वो स्वयं जुड़ते हैं और भारत सरकार के हमारे सेक्रेटरीज और प्रदेश सरकार के भी चीफ सेक्रेटरी वगैरह से सबसे सीधे वो संवाद करते हैं और जो भी विकास के काम होते हैं जिसमें कई तरह की रुकावट होती है, कहीं पर जमीन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, जो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। कोर्ट ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करें और स्कूलों में अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित करें। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और ये अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सभी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए एक नीति बनाएं और स्कूलों में अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित करें। कोर्ट ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जिसमें पहला है सभी स्कूलों में अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए, जिसमें पानी और साबुन की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा, सभी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान किए जाने चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल और ASTM 694 मानकों के अनुसार होने चाहिए। तीसरा है स्कूलों में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर स्थापित किए जाने चाहिए, जिनमें स्पेयर इनरवियर, यूनिफॉर्म, डिस्पोजेबल पैड और अन्य आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। चौथा है स्कूलों में सैनिटरी पैड की व्यवस्था के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जानी चाहिए। देखिए, ये याचिका हमने जो है सुधाकर सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आरजेडी से, उनकी तरफ से PIL दाखिल हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें हमने DCW जो पिछले दिल्ली वुमेन कमीशन जो पिछले 2 साल से बंद है, उस पर चेयरपर्सन की भी नियुक्ति नहीं है, उस पर जितने एम्प्लॉय थे उनको भी हटा दिया गया है और अभी जो है प्रॉपरली फिजिकली क्लोज्ड है। इससे जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनको लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमने पिटीशन से पहले जो है सुधाकर सिंह जी ने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था, जिस पे कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद हमने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख किया है। ऐतिहासिक जजमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है इसका हम लोग पूरे दिल से स्वागत करते हैं और ये पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है। जिस तरीके का जजमेंट आया है, जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेंशनल हेल्थ है उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है आर्टिकल 21 के तहत। और साथ ही ये कहा है कि जो गर्ल्स जो टॉयलेट हैं वो मैंडेटरी हों अलॉन्ग विथ क्लीनिंग इस यूजेबल कंडीशंस में, वहाँ पे जो
आपके जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए हुए हैं। साथ ये भी बोला है कि 6 से लेके 12, 6वीं से लेके 12वीं तक की क्लास के बच्चों के लिए जो स्टूडेंट है उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी स्टेट की है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला महोबा में उस वक्त रुक गया जब बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ उनका रास्ता रोक लिया। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना महोबा के राजश्री कॉलेज के पास उस समय हुई जब मंत्री स्वतंत्र देव सिंह युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौट रहे थे। रास्ता रोके जाने के कारण दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक के बीच कहासुनी भी हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने विधायक के समर्थन में नारेबाजी की, जबकि वीडियो में पीछे से नेतागिरी नहीं जैसी आवाजों की सुनाई दे रही थी। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोदा गया है, लेकिन लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से प्रयागराज प्रशासन ने माफी मांगने को तैयार हो गए हैं। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया शंकराचार्य अचानक माघ मेला छोड़कर वाराणसी चले जाएंगे। प्रयागराज के अफसरों को यह उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे माघ पूर्णिमा यानी 1 फरवरी के स्नान के बाद शंकराचार्य जाएंगे, तब तक उनको मना लेंगे। 28 जनवरी को शंकराचार्य के वाराणसी आने के बाद लखनऊ के 2 बड़े अधिकारियों ने महाराज जी से संपर्क किया और पूर्णिमा पर माघ मेले में ससम्मान स्नान कराने की बात कही। इस पर महाराज जी ने 2 शर्तें रखी हैं। पहली, जिम्मेदार माफी मांगे, लिखित माफीनामा दे। दूसरी, चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल स्नान के लिए लागू किया जाए। योगीराज सरकार ने बताया शासन के कुछ अधिकारी वाराणसी आएंगे, शंकराचार्य को लेकर प्रयागराज ले जाएंगे, उन्हें माघी पूर्णिमा पर संगम स्नान कराएंगे। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कंप्यूटर बाबा मौनी अमावस्या से उनके साथ हैं। मौनी अमावस्या पर ही प्रशासन और शंकराचार्य के शिष्यों के बीच टकराव हुआ था। शंकराचार्य के साथ वाराणसी में बैठक कर आगे की रणनीति तय कर ली गई है। योगीराज सरकार ने बताया शासन के कुछ अधिकारी वाराणसी आएंगे, शंकराचार्य को लेकर प्रयागराज ले जाएंगे, उन्हें माघी पूर्णिमा पर संगम स्नान कराएंगे। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर गंभीर रूप ले रहा है। ईरान के पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जो देश के संवेदनशील परमाणु एवं सैन्य कार्यक्रमों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ठिकाना है, वहां मंगलवार शाम एक धमाके की खबर सामने आई है। इस विस्फोट को ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने स्वीकार किया है। हालांकि अभी तक धमाके के कारणों पर विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और उसके सहयोगी खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सहित अन्य युद्धपोत पहले ही इलाके में तैनात हैं, जिससे ईरान पर संभावित हमले की चर्चाएं और आशंकाएं तेज हुई हैं। विश्लेषकों का कहना है कि धमाका किसी बाहरी हमले या तकनीकी खराबी दोनों का परिणाम हो सकता है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इस बीच क्षेत्रीय स्थिरता पर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि पार्चिन जैसी संवेदनशील साइटों पर किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना से अब भारी भू राजनीतिक तनाव और संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल की दौड़ निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और भारत पाकिस्तान मुकाबला इस शनिवार को होने जा रहा है, जिसे सुपर 6 समूह 2 के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। ग्रुप 2 में अभी इंग्लैंड और भारत शीर्ष पर हैं, जबकि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल के रेस में बना हुआ है। रविवार के इस मैच का नतीजा ग्रुप 2 की दिशा तय करेगा और वर्ल्ड कप के अंतिम 4 में प्रवेश की कहानी को साफ करेगा। पिछले मैचों में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से हराकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर मजबूत वापसी की है। दोनों टीमों के सुपर 6 चरण में अभी सिर्फ एक मैच बाकी है और इंग्लैंड भी उम्मीदवारों के साथ ग्रुप 2 में आगे बढ़ रहा है।
अगर इंग्लैंड अपना मैच जीत लेता है तो वह सीधे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, जिससे भारत पाकिस्तान मुकाबला सीधे सेमीफाइनल के लिए करो या मरो जैसा हो जाएगा। नेट रन रेट भी ग्रुप 2 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसी पैमाने पर अंतिम 4 के लिए समीकरण सख्त हो रहा है। इसलिए रविवार को होने वाला भारत पाकिस्तान अंडर 19 मैच सिर्फ एक प्रतिद्वंदिता नहीं बल्कि दोनों टीमों की सेमीफाइनल की राह को तय करने वाला निर्णायक मुकाबला माना जा रहा है। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अब इसी खेल और उनके नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि ग्रुप 2 के लिए आगे बढ़ने का मार्ग इसी मैच के नतीजे पर निर्भर होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।